हे गाइस व्हाट्स अप। ये करते हुए ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी रेडियो जो चैनल पर हूँ और कोई शो होस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो मैं फोकस में हूँ या आउट ऑफ फोकस हूँ। एक्चुअली मैंने नया सेटअप टाइप आई मीन नई लाइटिंग ट्राई करने का कोशिश किया है। मैंने सोचा कि मैं सॉफ्ट लाइट क्रिएट करता हूँ आज एंड पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, देखते हैं। अभी तक तो मेरी आंखों को ठीक लग रहा है। और सोच 31st पॉडकास्ट पे आ गया हूँ भाई मैं। दैट इज़ कमेंडेबल फॉर मी एंड लोग की काफ़ी खुशी से मिलती है। क्या रीज़न उसके पीछे पता नहीं, बट अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बार बार ये बात याद दिलाता रहता हूँ कि भाई पॉडकास्ट क्रिएट करना पहला मेरा पर्पस है, बट उससे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपनी मन की बात जैसे मन में आती है वैसे ही कह सकूं। अपने आप को पसंद नहीं करवाना मुझे, एंड मैं नहीं चाहता कि अपने आप को पसंद करवाना मेन मोटो हो। ऐसा मैं कभी इंसान रहा भी नहीं हूँ, और मैं ऐसा ख्याल मन में आते ही बड़ा डिस्गस्टिंग सा लगता है। बट ये ख्याल अपने आप में एक डेंगू मलेरिया जैसा ख्याल है, आने की कोशिश करता है बुखार की तरह। बट जो डिवाइन, जो प्योरिटी मन की होती है, वो उसको बीमारी की तरह डिटेक्ट कर लेती है और उसे दूर भगाने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए इंस्पायर करती है। मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टेट में हूँ, और अगर आप मुझसे पूछोगे मैं इंस्पायरिंग क्या करने में हूँ, बेसिकली कोई जवाब नहीं है मेरे पास प्रिसाइसली पर्टिकुलरली, बट यू कैन जस्ट से मैं इंस्पायर्ड हूँ इन लाइफ इन जनरल। मेरा ऐसा भी मानना है कि इंस्पिरेशन होप डिटर्मिनेशन ये एक्चुअली में भगवान का एक रूप है एंड गॉडली एक ब्लेसिंग है, एंड गॉड की प्रेजेंस का एक एहसास है। होप अगर किसी के मन में जब होती है और आती है, वो एक भगवान का रूप होता है। वो भगवान का बात करने का तरीका है, वो होप के रूप में आता है। होप क्या कहते हैं, होप डिटर्मिनेशन एंड इंस्पिरेशन, ये सारे भगवान के रूप हैं। और इसका एहसास इंसान को तभी होता है जब इंसान होप को खो के वापस ज़िंदगी में होपफुल होता है। अगर मैं ध्यान से सोच के जवाब दूं तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी ऐसा फेज़ आया है जहाँ पर कभी कभार ऐसा लगा है कि इस समाज में तो कोई होप नहीं है। लिटरली ऐसा महसूस हुआ है, कई बार हुआ है। और एक दिन 2 दिन के लिए नहीं हुआ है, एक हफ्ते के लिए नहीं हुआ है, लंबे टाइम के लिए भी हुआ है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए भी हुआ है। बट मैंने समाज को अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि मैं शायद थोड़ा ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरे को ज़िंदगी में कभी होपलेस नहीं लगा है, चाहे वो पैंडमिक भी क्यों ना हो। मुझे लगता है कि जब तक इंसान सांसें ले रहा है, मतलब वो भगवान ज़िंदगी के साथ ही है, क्योंकि हम सब एक ही एनवायरनमेंट के अंदर ही हैं और वो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है हम। तो होप कैसे हमें छोड़ के जा सकती है। ये तो ऐसा हो गया कि सारे पेड़ पौधे और सृष्टि, ग्रेविटी बोल रही है मैं तेरे को होल्ड नहीं करूँगी, पेड़ बोल रहे हैं सिर्फ इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे हम, और मौसम बोल रहा है हम सबके लिए आएंगे बट इसके घर पे इसकी लाइफ में नहीं आएंगे। आई थिंक तब इंसान बोल सकता है कि भाई होप नहीं है, क्योंकि मैं ज़िंदगी की मेरे साथ ही नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं, अगर पैंडमिक के दौरान भी सांसें रोज़ मिल रही हैं सुबह उठ के, तो तुम ब्लेस्ड हो, भगवान ने एक और दिन दिया, एक और मोमेंट दिया है। बट हम नाशुक्र होते हैं, चीज़ें रिकग्नाइज नहीं कर पाते। और क्योंकि हमारा जीवन समाज पे टिका पड़ा है, हम अपने आप को समाज के अलावा कुछ मानते ही नहीं है। तो इंसान जब होपलेस समाज में होता है, समाज की स्थिति को देख के होता है, जो कि कभी ना कभी तो इंसान को दिखता ही है उसका असली रूप जो कि होपलेस है। तो इंसान उस बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और सोचता है कि अरे यही ज़िंदगी है, तो मैं ज़िंदगी में भी होपलेस हूँ। अगर एक इंसान पे इतना भी पॉज
इतना भी एक मोमेंट मिल जाए कि वो पॉज करके अब आंखें ऊपर देखे और आंखें ऊपर करके देखे खुले आसमान को या इर्द गिर्द देखे पेड़ पौधों को, तो इंसान को लगेगा कि भाई लाइफ इज़ फुल ऑफ होप। होप ही है लाइफ, एक्चुअली लाइफ का दूसरा नाम होप है, दूसरा मीनिंग भी होप है। एंड समाज को इंसान इतना सीरियसली ले लेता है जो कि एक कुछ भी नहीं है बट कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, और वो इंसान उसको मेन थिंग बना देता है। अगर हम सांस ले रहे हैं और उस सांस का कनेक्शन पेड़ों के साथ में है, पेड़ धरती से बाहर आ रहे हैं, हम भी अपनी माँ की कोख से आए हैं, हम इसी धरती की ग्रेविटी शेयर करते हैं, इसी धरती के जीव जंतु हैं हम, तो हम भगवान के प्लान में क्यों नहीं है? भगवान के प्लान से अलग कैसे हो सकते हैं? भगवान, क्रिएटर, लाइफ, यूनिवर्स, क्रिएटिव पावर, ऑलमाइटी, जो बोलना है बोल लो उसको, तो हम उसके प्लान से अलग कैसे हो सकते हैं? और अगर हम उसके प्लान से अलग ही नहीं है तो हम होपलेस कैसे हो सकते हैं भाई? आई फील सबसे बड़ा डेविलिश फंक्शन है, सबसे ईविल चीज़ है होपलेस होना, होपलेस महसूस करना। सबसे मेरा दिल उन लोगों के लिए डीपली महसूस करता है, मेरी प्रेयर उनके लिए जाती है कि ईश्वर लोगों को सही समझ दे। सही समझ भगवान की, ईश्वर, लाइफ, क्रिएटर की समझ फुल ऑफ कॉमन सेंस, लॉजिक और रीज़न की है। कोई ऊपरी हवा की बातें नहीं है जो समझ के बाहर ना हो। इट्स सच अ बिग कॉमन सेंस। हमें स्कूल में पढ़ा जाता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं हमको, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उनके जो भी फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाते हैं उसमें काम आता है। तो ये बहुत ही तगड़ा आदान प्रदान चल रहा है। हमारा प्राइमरी मेन जो रियल रिश्ता है वो तो हमारे वातावरण के साथ में है। शायद माँ बाप से एक पल के बाद में थोड़ा कम भी हो सकता है, बट पेड़ों के साथ में डायरेक्ट है, लिटरली, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली। एंड शायद माँ बाप का रिश्ता समझने के लिए इंसान को ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को गहराई में समझना पड़ेगा, बट पेड़ों का तो किताबों में लिखा पड़ा है। तो अगर पेड़ों में तो बाकी चीज़ों में क्यों नहीं होगा? कई जगह पे ऐसा सुना है, मैंने पढ़ा भी है, और कहते भी हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में भी ये बात है, और मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि जहाँ पर जिस भी जगह पर कुछ 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 संख्या के लोग ध्यान लगाते हैं या प्रेयर करते हैं या फिर किसी पाथ पर हैं या फेथ के लोग हैं, वहाँ वो जगह एक्सीडेंट प्रोन कम होती है, वहाँ पर कम एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी भी कम होती है, क्योंकि इंसान, वहाँ के जो लोग हों जो वहाँ ड्वेल करते हैं, वो इन सिंक विद द लाइफ एंड यूनिवर्स है, वो ऑफ सिंक नहीं है। एंड वैसा वर्षा, जहाँ पर जिस जगह पर लोग इस इल्यूजन डिल्यूजन माया जाल जो भी बोलो जिसमें फंसे पड़े हैं, उस लैंड पर, उस जगह पर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स घटते हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हरकतें होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी अनकाइंड और क्रूअल होते हैं। नेचुरल कैलेमिटी, डिज़ास्टर, रैंडम चीज़ें वहाँ पे बड़ी होती हैं, एक्सीडेंट, और ये प्रॉपर एनर्जी की बातें हैं सब। ये सारी बातें लिखी पड़ी हैं। आपके कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी किताब, कुछ भी उठा लो, घूम फिर के हो, तुम्हें उस बात पर ले ही जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। और हम गाड़ी चलाते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं तेज तेज कूदते हुए, हमारे घुटने, लेग्स इतनी फ्रेजाइल, इतनी नाजुक चीज़, इतना नाजुक मैकेनिज़्म है। अगर आपको समझ में आएगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा। कभी ज़िंदगी में किसी का हाथ टूटा है? मेरा एक बार टूटा है। क्यों टूटा था, कैसे टूटा था, वो डिफरेंट टॉपिक है, बताऊँगा कभी फुर्सत में। मेरा एक बार हाथ टूटा है, और उस हाथ टूटने में जो दर्द से मैं गुजरा था, वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। एंड डॉक्टर से के सामने जब मैं बैठा था, और डॉक्टर जब मुझे बोल रहा था कि अरे आपकी उंगली, अभी मेरी उंगली थोड़ी सी बाहर है क्योंकि मैंने प्लास्टर अपना खुद ही सेट पे आरी से कटवा दिया था, क्योंकि मुझे पेशेंस नहीं थे 3 महीने के बाद। एनीवे, सो डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ कर बैठा हुआ है, ऐसे मेरी उंगली वाली बाहर चली गई थी। डॉक्टर मुझे कह रहा था कि इस उंगली को ऐसे अंदर दबा के हमको प्लास्टर करना पड़ेगा, बहुत कुछ बोल रहा था। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी बात सुनते सुनते दर्द में मुझे एक बात का एहसास हुआ, साला इतना फ्रेजाइल हूँ मैं, इतने फ्रेजाइल हम होते हैं कि मेरा हाथ टूटा है। तो अब वो डॉक्टर लिटरली बात कहने लग गया, शायद हाथ अब सेम तो रहेगा नहीं। तो आज तक मेरा हाथ सेम नहीं है, ये उंगली हल्की सी बाहर जाती है। इतना फ्रेजाइल इंसान है। और वो सोचता, जब वो गाड़ी चलाता है, सुबह सुबह रोड पर भागता है, कुछ भी करता है, कूदते कूदते सीढ़ी उतरता है मस्ती में, कौन बचा रहा है भाई तुम्हें, तुम्हारे हाथ पैर टूटने से? तुम गाड़ी चला रहे हो तेज़ तेज़, 10 गाड़ियाँ और आ रही हैं स्पीड में, कोई बंदा फ़ोन पर है, कोई यहाँ देख रहा है, कोई वहाँ देख रहा है। कभी सोचा है कि तुम्हारा ख्याल रख कौन रहा है? कुछ भी हो सकता है ना किसी के साथ में। जब रोज़ घर पे रात को आते हैं, हम ऐसे बिहेव करते हैं, अरे यार आज केबल नहीं आ रहा टीवी पे, यार कल भी नहीं आया था, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है। अबे भाई, तुझे घर तक आने का मौका मिला है, तू इतना ब्लेस्ड इंसान है, तुझे ईश्वर ने अलाउ किया, यू आर फेवर्ड बाय लाइफ, यू आर लव्ड बाय लाइफ। भाई घर पहुंचा, ग्रैटिट्यूड में जी, कितना कुछ ज़िंदगी
कितना कुछ दे रही है। ज़िंदगी का असली नेचर ही है कि वो खुशी है। ज़िंदगी का असली नेचर ही खुशी है, और तू अपने खुद के नेचर के इतने करीब नहीं है, जो कि सच्चा नेचर खुशी होता है। तू अपने नेचर के ही करीब नहीं है। तो भाई इसलिए इंसान जब रोता है ना, तो ज़िंदगी पर रोता रहता है, क्योंकि वो नाशुक्रा होता है। तो नाशुक्रागिरी और मैनिफेस्ट करता रहता है, क्योंकि वो नाशुक्र की एनर्जी में रहता है। जब वो नाशुक्र की एनर्जी में रहता है तो उसकी एनर्जी उसके एनवायरनमेंट पे भी इन्फ्लुएंस करती है। एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है, तो वापस एनवायरनमेंट से उसको फीडबैक मिलता है। अगर वो इंसान दे रहा है अनप्लेजेंट चीज़, तो फीडबैक भी अनप्लेजेंट ही मिलेगा ना, और ये वापस से और अनप्लेजेंट महसूस करेगा। तो ये जो मोमेंटम क्रिएट होता है ना, ये भाई बढ़ता रहता है, और फिर बाद में घूम फिर के इंसान बोलता है कि मैं अनलकी हूँ, मेरी डेस्टिनी ख़राब थी। घूम फिर के वो डेस्टिनी बन जाती है सब चीज़ मिला के। इसीलिए फेथ जो है ना, वो एक्चुअली में बहुत ही डीपर क्वांटम फिजिक्स साइंस जो बोलना है बोल लो, वो चीज़ है। कहीं ना कहीं जो साइंस की खोजें भी है ना, वो स्लोली कैचअप तो कभी नहीं कर पाएंगी, बट कुछ स्क्रिप्चर की बातों से अग्री करती हैं गहरे रूप में। सो इट्स जस्ट दैट। एंड इसलिए कभी कभार कोई गुरु अपने शिष्य को कहता है कि अरे भाई क्योंकि गुरु पहचान जाता है कि ये शिष्य ने ऑलरेडी बहुत तगड़ा नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है, और इस नेगेटिव मोमेंटम को देखते हुए मुझे लॉजिकली ये लग रहा है कि आगे जाके इस पर ये अड़चन आ सकती है, क्योंकि जिस तरह इसकी ज़िंदगी चल रही है। तो गुरु ना उसको एक ऐसा कोई रैंडम सा नुस्खा दे देता है, जिससे उसको लगता है कि वो चीज़ डिले हो सकती है या उसका मोमेंटम रुकना शुरू हो सकता है। गुरु बोल देगा काम पे तो कितने बजे आता है, वो बोलेगा 9 बजे आता हूँ। तो बोले ठीक है, तो 8 बजे काम करना, घर से निकलते निकलते रास्ते में फ्रेश रोटी बनाकर 4 रोटी मंदिर के बाहर गाय को खिला देना। अब गाय क्या है? गाय लिविंग बींग है। लिविंग बींग मतलब कि सेम बींग एज अस फ्रॉम ऑन द प्लैनेट अर्थ, फेलो बींग शेयरिंग द सेम प्लैनेट, विच मीन्स आर एक्सटेंशन। तो वो कहता है कि तू एक अलग हरकत कर अपने नेचर के अगेंस्ट, विच मीन्स द एक्ट ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। एंड जब इंसान ये करता है तो उसे पता भी नहीं है बच्चे की तरह कि वो अपना मोमेंटम जो भी उसने नेगेटिविटी का क्रिएट किया हुआ है, मोमेंटम कैन बी ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर, आस्किंग फॉर मोर, ट्राइंग टू टेक मोर। ये जो एनर्जी है, जो कि इतनी बड़ी डिल्यूशनल एनर्जी है, उससे स्नैप आउट कराने के लिए वो गुरु जी बोलते हैं कि तू उसको कुछ खिला, विच मीन्स कि तू गिविंग एक्ट कर रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, और ज़िंदगी को नर्चर कर रहा है, खाना देके उसकी सेहत बना रहा है, उसको नर्चर कर रहा है। इन द वे समझो कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट उसने यहाँ ठीक किया, अब है तो सब एक ही होल सर्किट ना, तो घूम फिर के उसका जो गुड फॉर्चून है, जो ब्लेसिंग है, घूम फिर के करंट इलेक्ट्रिसिटी से किसी वेरी ब्यूटीफुल अननोन वे में उस तक ही आएगी, घूम फिर के किसी भी रूप में आएगी। अब उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, वो ईश्वर के हाथ में है, वहाँ कुछ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। अर्थ के बाहर स्पेस है, वहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सृष्टि तो भाई अनफैदमेबल है, तो टाइम तो है धरती पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है। तो वो किस तरह किस रूप में कब आएगी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एंड बहुत गहरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एंड कहते हुए अच्छा लग रहा है तो मैं शेयर करता जा रहा हूँ। और ये बात करते करते मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद को भी याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ शेयर करने वाला। मैं तो सिर्फ यहाँ पे शेयर अपने मन की बातें कहने के लिए आता हूँ। और कुछ जितने भी अगर 2 लोग भी देखते हैं इस चीज़ को, मुझे बड़ी संतुष्टि और खुशी मिलती है, और इंस्पिरेशन भी मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है, और कॉन्स्टेंटली मैं कोशिश करता रहता हूँ बेटर करने की। और आप सबको दिख रहा होगा कि गिन के लिटरली मेरे 150, 200, 300 भी शायद कभी बार नहीं आते, उतने भी व्यूज़ नहीं हैं। एंड आप खुद ही जानते हो कि मैं 31 पॉडकास्ट अपलोड करूँगा अभी। एंड मैंने एक भी पॉडकास्ट मिस नहीं किया है। बीच में इतनी सारी चीज़ें आई गई हैं, मैंने फिर भी मैनेज किया, कैसे भी किया है। तो डेफिनेटली मेरा ये वादा खुद से है, और मेरा ये मानना है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ शेयर करने आया हूँ। और मैं चाहूँगा कल को अगर मेरे सब्सक्राइबर व्यू सब बढ़ भी जाएंगे, तब भी मैं इसी स्पेस में रहूँ, क्योंकि नहीं तो अगर मैंने ये खो दिया तो फिर मैंने खुद को खो दिया। शायद मुझे वो करने में मज़ा भी नहीं आएगा, मैं करूँगा भी नहीं अगर ऐसा मन में आ गया तो मैं प्रे करता हूँ डेफिनेटली ऐसा कभी आने नहीं दूंगा मैं अपने मन पे। और सब कुछ मेरे फेथ का पार्ट है, वरना मैं एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई ऐसा कुछ, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा कुछ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में सब लोग अच्छा करें, आगे बढ़ें, सब सेहतमंद रहें, एक्सीडेंट फ्री रहें। और ईश्वर ने किसके लिए क्या लिखा है, तो ईश्वर ज़िंदगी बड़ी बड़ी मिस्टीरियस और जादुई सी अनएक्सप्लेनेबल काइंड ऑफ चीज़ है, जो भी पता नहीं चीज़ भी नहीं है, जो भी है। तो किसके लिए किसका वक्त कब तक क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट जब तक हम यहाँ पर हैं
हमको अपने सच्चे नेचर में जीना चाहिए। सच्चा नेचर क्या है? प्यार, खुशी, होप, इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मैं कहना भूल गया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग पे। क्रिएटिविटी भी भगवान का रूप है। हम सोचते हैं क्योंकि हमने बचपन में इतनी फैंटेसी मूवीज़ देख ली हैं, किताबें पढ़ ली हैं, नावल पढ़ लिए हैं, टीवी पे शोज़ देख लिए हैं, तो हम सोचते हैं कि भगवान ऐसे हवा में आते हैं यूँ करके और सर पे गोला होता है। और आई एम श्योर ये रूप होगा कहीं ना कहीं, तभी किसी ने इसे इमेजिन भी किया है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में जो हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे साथ में है, हमारे साथ में 24 घंटे हैं, उसकी झलक क्या है? उनकी प्रेजेंस को महसूस करना क्या है? वो है एक डीप खुशी, बिना किसी रीज़न की खुशी, या मन में खुशी, प्योर खुशी। ये वाली नहीं जो गंदी सी, जो किसी फीलिंग आती है कि किसी दुश्मन, किसी सो कॉल्ड किसी ने तुम्हारा कोई भी कुछ बुरा हुआ होगा और वो गिर गया ऊपर, किसी को चोट लगी है, तुम बोलते हो मज़ा आया, मज़ा आया। तो ये खुशी भी नहीं है एक्चुअली में, ये बहुत ही ईविल सी फीलिंग है। इसको मैं खुशी नहीं कह रहा हूँ। या फिर कुछ जो भी किसी के लॉस में जो किसी को लग रहा है वो खुशी नहीं है। बेसिकली प्योर खुशी, बस एक अनएक्सप्लेनेबल प्योर इनोसेंट खुशी जो बच्चे के मन में होती है स्कूल से घर आते हुए, जो भी, आई डोंट नो मैन, ये जो मोमेंट्री होती है वो भगवान है। एंड इंस्पिरेशन, कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, कुछ अपने बेटरमेंट के लिए, इस जीवन को और मीनिंग देने के लिए, इस जीवन में एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए, वो भगवान का रूप है। क्रिएटिविटी, कैसे मैं किस इस चीज़ को जो मेरे हाथ में है, कैसे मैं इसको एक नया एक पहलू और एक नया पर्सपेक्टिव दे सकूं, कैसे मैं अपने मन की बात कह सकूं एक बहुत ही यूनिक वे में, जो मुझे भी पता ना हो मेरे अंदर थी या उस दुनिया में भी थी। कैसे मैं कुछ ऐसा करूं जो मैंने खुद ने कभी महसूस या देखा नहीं है, या फिर कैसे मैं उन जगहों को ढूंढूं अपने अंदर जो मैं भी नहीं जानता हूं कि मेरे अंदर है। और कैसे मैं जो चीज़ किसी की आंखों में नोटिस भी नहीं हो रही है और मुझे दिखती है, कैसे मैं उसको दुनिया के सामने लेकर आऊँ और खुद को भी पहचानूँ उसके थ्रू। आई थिंक ये क्रिएटिविटी है सारी, जो मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं। एंड ये क्रिएटिविटी भगवान का रूप है। होप मतलब ये ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत क्रिएशन है, जो भी क्रिएटर है, ये जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, जो भी एक इसका होना राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है। और एक बेहतर कल के बारे में आशा करना, कल का मतलब कि एक नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में कि हम एज ह्यूमैनिटी, एज ह्यूमन रेस, एज पीपल एक हारमोनियस को एग्जिस्टेंस क्रिएट कर पाएंगे और एक बहुत ही सेल्फलेस लाइफ जीना। ऐसी डिल्यूजनल लाइफ नहीं जहाँ पे इंसान अपने आप को एपेक्स पे मानता है कि वो पिरामिड के टॉप पर और बाकी जानवर नीचे हैं और सबको यूज़ करता है अपने खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से। एक इकोसिस्टम में बस अपने आप को पहचानना कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, एट द सेम टाइम हम इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें क्रिएट किया गया है, उससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं है। कैसे वो ह्यूमिलिटी और वो अंडरस्टैंडिंग लेके आना कि एवरी बीइंग ऑन दिस प्लैनेट इज़ इक्वल, एन एंट, a dog, a cat, a fish, everything is equal on this planet. There are very various tribes in Africa and all across the globe. There are many tribes, जो इतने civilized नहीं है, yet they are civilized and they are superior on many levels compared to this so-called society that we live in. And yet they are more in sync with the laws of life and universe than this society will ever be. उनके तरीके यूनिवर्स के साथ में सिंक है, उनका कल्चर उनके साथ में सिंक है। वो खेती बाड़ी करते हैं और खाने के लिए, क्योंकि वो अपने एंसेस्ट्रल सेल्फ के साथ में काफ़ी सिंक में है, तो उनको खाने के लिए, अगर पालन पोषण के लिए अगर उनको शिकार भी करना पड़ता है, कई ट्राइब्स में वो लोग प्रे करते हैं शिकार करने से पहले और शिकार करने के बाद भी। शिकार करने से पहले इसलिए कि वो होप करते हैं कि वो शिकार कर पाएंगे और ट्राइब का पेट भर पाएंगे। इफ़ लाइफ अलाउज अस टू, तभी हमारी प्लेट पे खाना आएगा। शिकार करने के बाद में वो प्रे दोबारा करते हैं ग्रैटिट्यूड में कि गॉड थैंक यू, आपने अपनी क्रिएशन को, विच इज़ अस, को अपना ही एक हिस्सा, मतलब कि जो भी उन्होंने शिकार किया होता है वो आपने गिफ्ट है ना ऑफ़र किया है। सो वो उसमें भी ह्यूमिलिटी से सर झुकाते हैं और वो प्रे उस जिस चीज़ को उन्होंने शिकार किया होता है उसके लिए भी करते हैं, थैंक यू फॉर सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ फॉर व्हाटएवर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कल्चर है। एंड इसमें, इस शिकार में कोई भी ईगो नहीं है और कोई भी इग्नोरेंस नहीं है कि अरे इसको तो हम इंसान, हम सुपीरियर, इसको मार के हम खा लेंगे।
इट जस्ट दे अंडरस्टैंड कि वी आर अ पार्ट ऑफ द होल एंड एवरीथिंग इज प्लेइंग इट्स पार्ट एंड इफ़ वी गेट अलाउड टू बाय लाइफ वी विल गेट फेड टू नाइट। अदरवाइज हम जो भी चावल वावल जो भी होंगे हम पेड़ पौधे खा लेंगे पता नहीं, या फ्रूट्स, आई डोंट नो। सो ये लेजिट बात है और ये डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने देखा है। एंड बहुत पहले, जब भी पता नहीं कितने सैकड़ों साल पहले, हम इंसान शिकार करते थे, क्योंकि उसका रीज़न ये भी हो सकता है हम जिस वातावरण में थे, पूरे धरती पे कहीं पे सर्दी थी, कहीं पे गर्मी थी, तो वहाँ पर नहीं, मतलब कि बहुत सारे रीज़न होंगे इसके एंड एक्सप्लोरेशन के। सो बेसिकली ये पॉइंट मैं इसलिए शेयर करना चाहता था कि कितने ऑफ सिंक जा चुके हैं ह्यूमन बींग्स, स्पेशली ओनली ह्यूमन बींग आई वुड से। लोग बोलते हैं कि अरे शेर सबसे ख़तरनाक जानवर है और फलाना जानवर ख़तरनाक है, मगरमच्छ पानी में ख़तरनाक है। मुझे लगता नहीं, मैं बात जानता हूँ कि धरती पे सबसे बड़ा थ्रेट और सबसे ख़तरनाक, और ख़तरनाक नहीं बोलूँगा, ख़तरनाक इज़ अ पॉजिटिव एंड अ ग्रेट काइंड ऑफ इसलिए ग्लोरीफाइड काइंड ऑफ वर्ड, ख़तरनाक नहीं बोलूँगा, सबसे डिस्ट्रक्टिव एंड सबसे बड़ी न्यूसेंस जो है धरती के ऊपर, वो इंसान की प्रजाति है। और धरती को अगर किसी चीज़ से डेंजर है या ख़तरा है, वो इंसान से ही है और किसी चीज़ से नहीं है। और सबसे डरावना जो जीव जानवर है वो जंगलों में नहीं रहता है, वो इन बिल्डिंगों में, इन घरों में रहता है, इस समाज के बीच में रहता है, और वो इंसान है। और उसकी ग्रीड जो कभी भरती नहीं है, कभी उसकी भूख जो कभी जाती ही नहीं है, क्योंकि उस भूख का कोई लॉजिक ही नहीं है, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। एक आदिवासी या एक जानवर शिकार करता है सिंपली प्योरली इनोसेंट नीड की वजह से कि मुझे भूख लगी है, आई एम डिज़ायर टू ईट, दैट्स द काइंड लॉ ऑफ लाइफ एंड दैट्स हाउ दे थ्राइव। वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है। बट ये जो इंसान का जो दिमाग है, ये दिमाग की भूख है और ये ग्रीड की भूख है। और ग्रीड बॉटमलेस पिट की तरह है, विच मीन्स कि जिसमें कोई बॉटम ही नहीं है। तो बेसिकली भरते रहो, कुछ भर ही नहीं रहा, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, बस भरते रहो, तो अंत ही नहीं होगा, पूरी दुनिया समा जाएगी उसके अंदर। इट्स लाइक ब्लैक होल, दैट्स ग्रीड। एंड इसीलिए फेथ में कहते हैं कि सारे डिज़ायर हमारे जो दुनिया के हैं, सारे डिज़ायर को भगवान के लिए, सारे काम राम के नाम कर दो, ऐसे हिंदुज़म में भी कहते हैं, सारे काम राम के नाम, सारे डिज़ायर, सारे करियर, सारी ग्लोरी, सारी सब कुछ सिर्फ राम के नाम। विच मीन्स राम का नाम मतलब कि ईश्वर, लाइफ के नाम, एग्जिस्टेंस के नाम। दैट्स वाई पीपल हु अंडरस्टैंड लाइफ ऑन अ सर्टन लेवल, दे डू क्रेजी चैरिटी, दे गिव अ लॉट, दे अर्न में भी वो रखते हैं अपने पास में, वो 0.1% है, और 99.9% वो लोग, कई लोग देते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनको जीवन का सत्य कहीं ना कहीं एहसास हो गया है, किताबी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं, बट कि ज़िंदगी के लेवल पर। एंड थैंक यू गाइस, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी लेट, मुझे भी मील बनानी है। एंड आज का दिन थोड़ा लंबा था, एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर दिस 31st नंबर पॉडकास्ट। See you guys, and love and peace to each one of you. Take care. Onward and forward, man. And I'm targeting to make 100 podcasts. Let's see. God will allow me, and I shall do it. And nothing would be possible without the support and help, and without the encouragement of each one of you. Love and peace to each one of you. Thank you guys. Bye. Good night. Goodbye.